जय हिंद प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर हम आज करने वाले हैं आपके आर्मी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे चैनल पर अभी नए हैं वो एक बार अगर अपनी आर्मी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर आपको लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलेंगे अपनी तैयारी करने के लिए। और स्टार्टिंग में 2-4 वीडियो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, बाद में आपकी लाइव क्लासेस चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगी। और चैनल के कम्युनिटी टैब के अंदर आप अपनी टाइमिंग को लेकर वहां पर सुजेस्ट कर सकते हो कि लाइव क्लासेस किस टाइमिंग में चलाई जाए। और कुछ दिनों के अंदर, 5 से 7 दिनों के अंदर हमारी एप्लीकेशन, जहां पर आपको बेसिक से एडवांस तक पूरा की पूरी आपको तैयारी करवाई जाएगी आपके एग्जाम को लेकर, वो भी प्ले स्टोर पर कुछ दिनों के अंदर लाइव हो जाएगी। वहां पर भी अगर आप बैच परचेज करना चाहते हो, परचेज कर सकते हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें देखते हैं, ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल बेसिक है, इसमें देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले क्या है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? हाँ जी, ऑप्शन तेलंगाना, कर्नाटका, ओडिशा और मध्य प्रदेश। इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसके आसपास स्थित है भीमबेटका गुफा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, हड़प्पा, बी क्या है, लोथल, सी क्या है, रोपड़ और डी क्या है, बनावली। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा? इसका आंसर होगा हमारा लोथल यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर, बी क्या है मैक्सथनीज और सी क्या है फायान और डी क्या है अरस्तु। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर है मैक्सथनीज। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1942, 1941, 43 या फिर 44? हाँ जी, इसका आंसर बताइए सब क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा 1942। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1942 में गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था वो किस महीने में चलाया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? अगस्त के महीने में। हाँ जी, अगर साथ में महीना दिया होता कि अगस्त 1942, जुलाई 1942, तो आपका आंसर क्या आता? अगस्त 1942। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर डेट भी पूछ ली जाए तो वो क्या होगा आपका 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है या किया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति में इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहां पर होगा 14 यानी कि 14। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित किया जाता है और लोकसभा के लिए आपका एंग्लो समुदाय के 2 सदस्यों को चुना जाता है, यानी कि टोटल कितने सदस्यों को? 14 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? हाँ जी, यहाँ पर फ्रांस, ये भी आपका स्थायी सदस्य है, और रूस भी है, अमेरिका भी है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट और रामेश्वरम। आपका यहाँ पर आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार, अंडमान निकोबार में आपका अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ेगा इंदिरा पॉइंट। ये आपका क्या है? भारत का अंतिम दक्षिणी छोर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है,
निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हाँ जी, पर्वत श्रृंखला कौन सी है निम्नलिखित में सबसे पुरानी? वो आएगी आपकी अरावली, ऑप्शन नंबर डी। ये आपके गुजरात से इसकी उत्पत्ति होती है और दिल्ली तक ये जाती है। उसके बाद देखिए साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, केरल, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कृष्णा, बी क्या है? कावेरी, सी क्या है? नर्मदा और डी क्या है? गोदावरी। हाँ जी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? वो आएगा आपका गोदावरी। हाँ जी, सबसे लंबी नदी कौन सी आएगी? गोदावरी। ये आपके महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर एक नामक स्थान है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर अप्रोक्स इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नामदफा पार्क कहां पर स्थित है? मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा और डी क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या फिर उड़ीसा। हाँ जी, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित कहां पर है? पेरिस में है, जनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या फिर हेग में है? यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेग। आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? हेग में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती देविका रानी, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती कानन देवी, ऑप्शन नंबर डी बी एन सरकार और ऑप्शन नंबर डी क्या है? पृथ्वीराज कपूर। हाँ जी, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रीमती देविका रानी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ये तो आप सभी को पता होगा, बताइए किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर आएगा, वो होगा फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद चलिए साइंस वाले पोर्शन पर आ जाइए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुड पास्चर, ड्रेसर और एडवर्ड जेनर। इनमें से किसने पेनिसिलिन की खोज की थी? यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंसर क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट यानी कि तत्व कौन सा है? वो होगा यहाँ पर ऑक्सीजन। लगभग 75% एलिमेंट ये मिलता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कार्बन का। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो हमारे डाइजेशन में, जो हम खाते हैं उनमें, उनका डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करते हैं, वो एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? क्या होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 99% एंजाइम आपके प्रोटीन के बने होते हैं, 1% कुछ ही परसेंट होता है, 1% से भी कम जो किसी और चीज से मिलकर बने होते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एंजाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक क्या है? तो आपका लेड, पीबी, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और Hg यानी कि मरकरी। इनमें से कौन सा है जो मोटर कार के धुएं से निकलता है और मानसिक रोग पैदा करता है? देखिए, मोटर कार के धुएं से आपके एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO
और सल्फर डाइऑक्साइड और क्या निकलता है, लेड यानी कि सीसा। ये चीजें आपके मोटर कार के धुएं से निकलती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे जहरीला कौन सा इनमें से, वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर पूछ लिया जाए मानसिक रोग पैदा कौन करता है, वो करता है आपका लेड यानी कि पीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। वायु का मुख्य घटक क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। यहां पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस होगी वो आपकी लगभग कितनी होती है इसमें, 78%। और ऑक्सीजन कितनी होती है, हाँ जी, ऑक्सीजन होगी आपकी लगभग 21%। बाकी क्या होंगी, अदर गैसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हाँ जी, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। हाँ जी, सिगरेट के धुएं से मुख्य क्या क्या चीजें निकलती हैं, क्या क्या प्रदूषक है उसके, वो आपके क्या होंगे। हाँ जी बताइए, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर डाइऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाई ऑक्सीजन और बेंजीन। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन। हाँ जी, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, कीटनाशी, शाकनाशी और प्रशीतक। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कवकनाशी। हाँ जी, इनमें से किस रूप में किया जाता है, वो आपका एज ए कूलेंट यूज किया जाता है, एज ए प्रशीतक यूज किया जाता है फ्रियोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक केमिकल नेम क्या है, वो आपसे यहां पर पूछा है। क्या है, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, CaO। इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। एक होता है बुझा हुआ चूना, उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है आपका बुझा हुआ चूना, ये होता है आपका बुझा हुआ चूना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। सोल्डर किन दो धातुओं से बना एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर क्या है, जिंक, ए क्या है जिंक और सीसा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, जस्ता और तांबा, सी है टीन और जस्ता और डी है टीन और सीसा। हाँ जी बताइए, एलोय जो सोल्डर एलोय है वो किन किन दो धातुओं से मिलकर बना है। वहां पर आप यहाँ पर आपका आंसर आएगा टीन और सीसा। टीन का सिंबल क्या होगा, SN, और सीसे का मतलब यानी कि PB। सिंबल भी आपसे पूछ सकता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है। जब भी यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक शब्द देखने को मिलेगा, वहां पर सीधा एक बात याद रखनी है, पास्कल। बस हाइड्रोलिक जहां पर दिख गया समझ लो क्या है, पास्कल यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, त्वरण का मात्रक क्या है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग के परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण। द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। हाँ जी, सबसे पहले देखिए तारतम्य है क्या, तारतम्य एक ऐसी चीज है, तारतम्य उसको बोलते हैं जो मोटी ध्वनि और बारीक ध्वनि, पतली ध्वनि के बीच में अंतर पैदा करे। जो जहां से हमें अंतर पता चले कि मोटी ध्वनि कौन सी है और पतली ध्वनि कौन सी है, उसको बोला जाता है तारतम्य यानी कि पिच। ठीक है, अब जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी,
उसका क्या होगा, हाई पिच होगी, हाई तारतम होगा उसका, हाई पिच होगी। हाई फ्रीक्वेंसी को बोला जाएगा हाई पिच, हाई तारतम। और जो लो फ्रीक्वेंसी होगी, लो फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाता है लो पिच, यानी कि निम्न तारतम। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी 20,000 की है वो किस में आएगी, आपकी लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लो पिच वो किस में आएगी, उसकी जो 20,000 की आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जाएगा, उसका क्या तारतम्य क्या होगा, निम्न होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, निम्न होगी। और जो फ्रीक्वेंसी कितने की है, 20 किलो हज़ार्ड की, उसको क्या बोला जाएगा, जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको बोला जाएगा ये हाई तारतम्य की, हाई पिच है, और इसकी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये आपका तारतम्य था। और जो लड़कों की आवाज होती है, जो मोटी आवाज होती है, उसका जो तारतम्य होता है वो कम होता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। जो लड़कियों की यानी कि जो पतली आवाज होती है वो आपकी आती है हाई तारतम्य, उनका हाई तारतम्य होता है, हाई पिच होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। देखिए एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने एक मेटल की रोड ली, आयरन लोहे की एक रोड ली आपने, उसको गर्म करना स्टार्ट किया। पहले उसका रंग कैसा होगा, लाल होगा, कुछ देर बाद कैसा हो जाएगा, थोड़ा पीला हो जाएगा, और लास्ट में जब बिल्कुल ज्यादा गर्म हो जाएगी, लास्ट में रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। यानी कि जब टेम्परेचर कम था रंग लाल था, टेम्परेचर और बड़ा रंग पीला हो गया, और ज्यादा बड़ा रंग क्या हो गया, नीला हो गया। ऐसा ही तारों के केस में होता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, आपका तापमान पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलिए। एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज आपके रॉन्टसन ने की थी, और ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, पहले फिजिक्स के अंदर पहले साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलिए। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, श्रव्य, अवध्वनिक, अवश्रव्य या परश्रव्य, ये होती है आपकी परश्रव्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी मैथ वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। मैथ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 करने की कोशिश करिए इसको। देखिए क्या है, 321874 में एक के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा है। हाँ जी, स्थानीय मान क्या होगा एक का, जिसका भी पूछा है सबसे पहले वो लिख लीजिए, स्थानीय मान एक का पूछा है तो एक लिखिए, पीछे कितने नंबर है, 3 नंबर है, जितने भी नंबर है उतने ही जीरो लगा दीजिए, ये आ गया एक का स्थानीय मान। अब पूछा है जातीय मान, हाँ जी किसी भी नंबर का जातीय मान वो खुद ही होता है। हाँ जी, एक का जातीय मान क्या होगा, एक ही होगा, और इन दोनों में अंतर कितने का होगा बच्चों, 999, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 30 60 90 का HCF क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम देखते ही बता सकते हैं HCF क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, HCF मतलब कि मैंने आपको 3-4 तरीकों से HCF निकालना सिखा रखा है, तो हम देख के बता सकते हैं सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा कॉमन नंबर क्या है तीनों के अंदर, जो तीनों के अंदर हो, 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 सभी में है, तो HCF क्या होगा, 30 होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 3.4 को मल्टीप्लाई करना है 0.16 है। हाँ जी, जब भी ऐसे पॉइंटों में गुणा करनी हो, जब भी ऐसे पॉइंटों में गुणा करनी हो तो आपने पॉइंट को छोड़ देना है, सबसे पहले 34 लिखना है, उसके बाद क्या है 16, कोई बिना पॉइंट के गुणा करनी है, 6 चौके 24 बचा 2, 6 3 18 और 2 20, उसके बाद 1 से गुणा करिए क्या आ गया 34, ये हो गया 4 4 5। हाँ जी, कितना आया 544। सबसे पहले क्या करना है, बिना पॉइंट के गुणा करनी है, उसके बाद देखना है यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट था, यहाँ पर 1 अंक बाद पॉइंट था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो टोटल कर देना है, कितना हो गया 3। अब 3 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, कितना गया 0.544, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी, रूट 2025 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल आप फैक्टर लेकर भी निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, और बहुत बच्चे क्या करते हैं, गुणा ही कर लेते हैं, 30 गुणा 30, 35 गुणा 35, 45 गुणा 45, जिससे आ गया वही आंसर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गुणा भी एक स्मार्ट तरीके से करेंगे। इसका स्क्वायर तो पता है 900, इसका स्क्वायर क्या होगा, आपने जब भी लास्ट में 5 होगा ना, तो इस 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। हाँ जी, 3 से अगला नंबर क्या आता है, 4, तो 3 को 4 से गुणा करो, कितना आ गया, 1225। ये नहीं होगा। हाँ जी, 45। इस 5 का स्क्वायर करो, कितना होगा, 25। इस 4 के बाद क्या नंबर आता है, 5, 4 पंजे कितना, 20, आ गया 2025। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी, 3। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज पूछी है पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं की। हाँ जी, बताइए आंसर क्या आएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं की औसत पूछी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला है। हाँ जी, कितनी संख्या है, n क्या होगी, कितनी संख्या है, कितनी दी है, 50 दी है। एक कितना हो गया, 51 डिवाइडेड बाय 2, 51/2, यानी कि 51 का आधा करना है, कितना आ जाएगा, 25.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो बताइए बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले चलिए इनके वर्तमान आयु पर, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:4 लिखिए। ये रहा ए, ये रहा बी, और अनुपात कितना दिया है, 5:4। ठीक है, तो जब भी हम अनुपात हटाएंगे तो गुणा किससे कर देंगे, x से। तो गुणा कर दीजिए 5x से, ये भी हो गया x से। तो a की आयु कितनी है, 5x, b की आयु कितनी है, 4x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों की उम्र 3-3 साल बढ़ेगी, तो ये a भी बढ़ गया 3 साल, और ये b भी बढ़ गया 3 साल। इनकी आयु में 3 साल जोड़ दी। अब इनकी जो आयु का अनुपात है वो 11:9 हो जाता है। हाँ जी, ए और बी, इन दोनों की आयु का अनुपात, इसको ऐसे लिखेंगे, ये ए की आयु, बी की आयु, दोनों का अनुपात कितना, 11:9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पंजे 45x, प्लस में 9 3 27, 11 चौके 44x, प्लस में 11 3 33, x वालों को एक साथ, यहाँ बचा x, इसको उधर ले जाओ, 33 में से 27 माइनस के कितना बचा, 6, x कितना आ गया, 6 आ गया। b की वर्तमान आयु पूछी थी, b वर्तमान में कितने का था, 4x का, 4 का 4, x कितना आया, 6, तो 4 छिक्के कितना, 24। तो ऑप्शन नंबर ए, 36 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, 16% को भिन्न में बदलिए। जब भी ये बोलेगा ना भिन्न में बदलिए, तो प्रतिशत को हटाना है, बस 16 का 16 लिखना है, इस प्रतिशत को हटा दीजिए, भिन्न बन जाएगा। प्रतिशत को जब भी हटाएंगे तो बाटे में क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। काट दीजिए, 4 पे काटिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, कितना आ गया, 4/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक कुर्सी को 1144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, ये आपसे पूछा है। हाँ जी, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस माइनस के, लाभ दिया है तो लाभ लिखेंगे, हानि दिया है तो हानि प्रतिशत, ये फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य कितना है, 1144, गुणा में 100 करिए, उसके बाद लाभ दिया है तो प्लस आएगा, अगर हानि होती तो क्या आता, माइनस। 100 में जोड़ना है कितना, 30, तो कितना हो गया, 130। 0 से 0, 13 पे काटिए, 13 8 104, कितना बचा, 10, फिर क्या है 4, यानी कि 104, 13 8 104, यानी कि 880। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ए बी, हाँ जी क्या है, ए और बी का अनुपात दिया आपको 3:4, और बी अनुपात सी कितना दिया है, 8:9। तो पूछा क्या है, ए अनुपात सी आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को इकट्ठा निकाल लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी साथ में निकालना पड़ेगा,
कभी ये कर दे कि ए यहां से उठा लिया 3, सी यहां से उठा लिया 9, ये आ गया 3:9। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, इनको इकट्ठा निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो निकालिए। पहला तरीका क्या है, ऐसे ऐसे आना है, उल्टा एन चलना है। ऐसे पहले नीचे को आना है, 3 अट्ठे 24, नीचे को आए 3 अट्ठे 24, फिर ऐसे चलना है 8 चौके 32, फिर ऐसे नीचे को आना है 4 दिन 36। ठीक है, इस पे कट रहे हैं, जिस पे कट रहे हैं काट दीजिए। 4 पे कट रहे हैं, 4 छिके 24, 4 अट्ठे 32 और 4 दिन 36। अब यहाँ पर आपके पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। पूछा क्या है, ए और सी का अनुपात। ए कितना है, हाँ जी, ए आपका 6 है और सी कितना है 9। ये दोनों भी कट रहे हैं, काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 3 9, कितना आ गया 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यदि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए, तो 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m1t1 h1 अपॉन में w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन में w2। ठीक है, ये आपका काम और समय के अंदर बिल्कुल सिंपल टाइप है, बेसिक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ ये m क्या है, आदमियों की संख्या, d क्या है, दिनों की संख्या, h क्या है, जितने घंटे लगे, हावर्स। ठीक है, और ये होता है डिवाइड में काम। तो देखिए पहली साइड में कितने व्यक्ति दिए हैं, 40 व्यक्ति, और 40 व्यक्ति लिखिए। गुणा में दिनों की संख्या दी है, बिल्कुल दी है, 15 दिन दिए हैं। गुणा में क्या घंटे दिए हैं, कितने घंटे काम किया है 40 व्यक्तियों ने, नहीं दिया तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ। ठीक है, दूसरी साइड आ जाइए, कितनी व्यक्तियों की संख्या है, 30 है। गुणा में दिनों की संख्या दी है, नहीं दी है, वो तो निकालना है, यानी डी का टी लिख दिया। घंटे नहीं दिए तो इधर भी हम घंटे नहीं लिखेंगे। उसके बाद डिवाइड में क्या आता है, इनका काम। अब जो काम इन्होंने किया है, देखिए 40 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में, तो 30 व्यक्ति इसी काम को, यानी कि दोनों का काम करने, जो काम कर रहे हैं वो सेम काम कर रहे हैं। इनका भी काम सेम है, इनका भी काम सेम है। जब भी काम सेम होता है तो भाग में कुछ भी नहीं लिखना है, इतना बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब भी इनका काम सेम होगा तो डिवाइड में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब 0 से 0 काट दीजिए, 3 पे काटिए, 3 पंजे 15, ये कितना गया 4 पंजे 20, यानी कि तीनों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 20। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, कितना आएगा। हाँ जी, क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या करना है, 72 का बाद कर लिखना है और 5/18 से गुणा कर देनी है। 18 चौके कितना आएगा 72, 4 पंजे कितना 20 मीटर पर सेकंड। देखिए जब भी क्या होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 5/18 से। और जब मीटर पर सेकंड को किस में बदलेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है, वृत्त के, यहाँ पर क्या आएगा आपका पाई आएगा, पाई कर दीजिए, यहाँ भी पाई कर दीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन पाई आर, दूसरा क्या है 2 पाई आर, सी क्या है पाई आर स्क्वायर और डी क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। तो बताइए आंसर क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का आंसर क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, साधारण ब्याज आपसे पूछा है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या, हाँ जी, मूलधन यानी कि पी गुणा में दर यानी कि रेट।
इंटू में समय यानी कि टी डिवाइड में 100। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर राशि कितनी दी है, मूलधन कितना है आपका 5000, मूलधन है 5000, दर कितनी है 8 है, समय कितना है 3 है, डिवाइड में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 अट्ठे कितना 400, गुणा में कितना है 3, 400 गुणा में 3 बच्चों 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्या है, तो लगता है मुझे आज स्पीड कुछ ज्यादा हो गई है, थोड़ा स्पीड से करवाया जा रहा है, तो आराम आराम से इसकी हैबिट बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो रिकॉर्डिंग क्लास है। लाइव क्लासेस में क्या होगा, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी तो स्पीड मुझे पता चल जाएगा कम है ज्यादा है, तो उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। आज स्पीड मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गई है। चलो फिर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किसी संख्या नहीं, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है और उसको 240 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 60 अंकों से फेल हो जाता है, तो बताओ परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। ये आपसे पूछा है। देखिए, परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे बच्चों, 60%। ठीक है, ये हमारी वाली परीक्षा है, इसमें 33% पे पास हो जाते हैं। जो ये परीक्षा है इसके अंदर 60% पे बच्चा पास होता है। ठीक है, पास होने के लिए 60% अंक चाहिए, लेकिन उसको मिले कितने हैं, उसको मिले हैं 240। इस बच्चे को मिल के 240 नंबर। हाँ जी, लेने थे 60% पास होने के लिए, मिले 240, और तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। 240 नंबर लेकर भी वो 60 अंकों से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए ना उसको 60 और चाहिए थे। 240 तो मिले हैं, 60 और चाहिए थे, यानी कि 240 के साथ 60 हो। हम बोल सकते हैं कि जो 60% अंक थे वो 300 अंकों के बराबर थे। तो पूछा क्या है, परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। परीक्षा हमेशा होती है 100% की, तो 100% निकालना है। तो 100% निकालिए, इधर क्या बचा है 300, ये आएगा इसके डिवाइड में नीचे 60, और ये गुणा में आ जाएगा 100। 0 से 0, 6 पंजे 30, 5 गुणा में 100 बच्चों कितना 500। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कहता है, साइन 30 डिग्री का मान बताइए कितना आएगा, साइन 30। हाँ जी, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है आपका 1/2। साइन 0 0, साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 45 कितना होगा 1/√2, और साइन 60 कितना होगा √3/2, और साइन 90 कितना 1। ये सभी बातें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा की, और वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, तो वह बताइए आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। ये आपसे पूछा है। तो देखिए हमारे पास डायरेक्शन कैसे होती है, 4 तो मेन दिशाएं होती है, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये आपकी पूर्व और ये आपकी पश्चिम। एक दिशा इनके बीच में, इसको बोला जाता है उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोला जाएगा साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। इसको क्या बोला जाएगा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। अब देखिए मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, पश्चिम तो इस दिशा में है, मान लीजिए यहां पर था, तो पश्चिम की ओर ऐसे चला, कितना चला 5 चला, फिर बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चला। अब ऐसे चल रहा था, तो इसका बाईं ओर कौन सा होगा, बाईं ओर बच्चों होगा नीचे की तरफ। ठीक है, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चला, तो यहां पर चल दिया वो 3।
और फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा की। अब वो ऐसे चल रहा था नीचे की तरफ, ऐसे चल रहा है, तो इसका दाईं तरफ क्या होगा बच्चों, इधर होगा, ये होगा उसका दाईं तरफ। दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 6 किलोमीटर, ये हो गया 6 किलोमीटर, ठीक है। और फिर वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। अब उत्तर तो कहां पर होगी, उत्तर तो ऊपर की तरफ। अब यहाँ चला 3 किलोमीटर। ध्यान रखना है, अगर ये 3 था ना तो इसको भी उतना ही चलाना है, कभी इस 3 को ज्यादा बढ़ा दो, ये दोनों नंबर, दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए, सेम। तो वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, पूछा है। आरंभिक स्थान तो ये है जहां से स्टार्ट हुआ था, अब पहुंच गया यहाँ पर। पूछा कितनी दूर है, तो देखिए ये हो गया 5, और ये आगे देखिए कितना है, आगे 6 ये है, 5 ये है, 6 ये है, टोटल कितना हो गया 11। जब भी पूछेगा ना आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, जहां पर लास्ट में है ना और पहला जहां से स्टार्ट किया था, इन दोनों के बीच में बिल्कुल सीधी रेखा लगा लीजिए और बता दीजिए कितना। बिल्कुल सीधी रेखा लगाई, 5 तो ये था और 6 ये था, कितना हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 47, 7, 14, 21, 28, 42 और 49 की श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए सीरीज को पूरा करना है, तो देख सबसे पहले देखते हैं नंबर को किस तरीके से लिखा गया है। 7 दूनी 14, यानी कि 7 का पहाड़ा है, दुगुना नहीं है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ऐसे नहीं है, गुणा में 2 नहीं हो रहा है, पूरा 7 का पहाड़ा है। 7 दूनी 14, 7 की 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, यानी कि ये 7 का पहाड़ा लिखा गया है, तो 7 पंजे कितना आएगा 35, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दस्ताने का संबंध किससे है, हाथी से नहीं, दस्ताने का संबंध है जो वो हाथ से है, ठीक है। और जो टोपी का संबंध होगा वो किससे होगा, देखिए दस्ताना आपका पहना जाता है हाथ के अंदर, इन दोनों में जो संबंध होगा ना वही संबंध इन दो अगलों में होगा। सबसे पहले ढूंढना कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए जो दस्ताना है ना उसको किस में पहनते हैं, हाथ में। टोपी को किस में पहनेंगे, सिर पर पहनेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 48 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है, यदि LAME को कूट भाषा के अंदर ये लिखा जाता है तो इसको उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि जैसे बोला गया है इस शब्द को, लैंड को कैसे लिखा गया, ODPH लिखा गया, तो सबसे पहले देखना कि इन दोनों में तरीका क्या लग रहा है। जो तरीका यहाँ पर लगेगा ना उसी तरीके से हम इसको लिख देंगे, बात खत्म। तो यहाँ पर सबसे पहले वो तरीका देखिए क्या है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, गिनती लिखनी है, काउंटिंग करनी है। L कितने पर आता है बच्चों, 12 पर। A कितना 1, M 13, E कितना 5, O कितने पे आएगा 15, D कितना 4, P 16, H कितना 8। अब देखिए 12 से कितना बन रहा है 15, यानी कि 12 से 15 बना है, यानी कि 3 जोड़कर लिखा गया है। 1 से बना है 4, यहाँ पर भी 3 जोड़कर लिखा गया है, यहाँ पर भी +3 किया गया है, और यहाँ पर भी क्या किया गया है +3, यानी कि सभी के अंदर +3 किया जा रहा है। तो हम भी यहाँ पर वही काम कर देंगे। M कितना होता है बच्चों 13, A कितना होता है 1, L कितना 12, E कितना 5, 13 और 3 16, 1 और 3 4, 12 और 3 15, 5 और 3 8। हाँ जी, 16 पर क्या होता है P, ये आपका D, ये आपका कितना होगा O, तो ये कितना होगा आपका H, PDOH, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा A, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किसी कक्षा में राम के बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए चाहे बाईं ओर से मान लीजिए, ऊपर नीचे से मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन सेम होगा। चलो बाएं दाएं से बोला है तो वही करवा देते हैं। तो किसी कक्षा में बाईं ओर से, यहां से बाईं ओर से राम का क्या स्थान है 20वां स्थान, और दाईं ओर से इसी राम का स्थान क्या है, इसी राम का नंबर क्या है 30वां है। देखिए जब हम लेफ्ट साइड से गिन रहे हैं
नंबर क्या आया, 20 आया। जब हम इधर से गिन रहे हैं, नंबर क्या आया, 30 आया। ये बंदा 2 बार काउंट हो चुका है। इस पूरी गिनती के अंदर ना, इधर लेफ्ट से गिना तब भी गिनती के अंदर आ रहा है, और राइट से गिना तब भी गिनती के अंदर आ रहा है। एक ही बंदा 2 बार गिन लिया गया है। इस 20 के अंदर भी है और 30 के अंदर भी है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 50। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 50। इस 50 के अंदर 2 बार राउंड था, एक बार घटा दीजिए, कितना बचा, 49। यानी कि क्लास में कितने छात्र थे, 49। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की क्लास थी। अगर किसी को कोई डाउट आया होगा या कोई किस तरीके से स्लो पढ़ाना है, फास्ट पढ़ाना है, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। और कल या परसों को 1-2 दिन बाद हम लाइव क्लासेस पर आ जाएंगे सीधा। आज की आपकी क्या थी, रिकॉर्डिंग क्लास थी। तो कोई भी सुजेशन होगा आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।